बिलियनर की छुपी मोहब्बत। एपिसोड 1। एक अनजानी मुलाकात। सुबह की पहली किरण जैसे ही मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ी, शहर की रफ्तार फिर से शुरू हो गई। तेज हवाओं के बीच एक काली गाड़ी धीमी चाल में अरब सागर की ओर बढ़ रही थी। उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था आरव मल्होत्रा, देश का सबसे अमीर इंसान, मल्होत्रा ग्रुप का अकेला उत्तराधिकारी। मगर जितना बड़ा उसका नाम था, उतनी ही बड़ी उसकी पहचान का रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि अरबों की संपत्ति का मालिक आरव दिखता कैसा है। आरव की दुनिया दिखने में बहुत चमकदार थी, लेकिन उसकी असलियत को बहुत कम लोग जानते थे। उसे प्यार पर यकीन नहीं था, वो सिर्फ डील्स करता था, दिल के नहीं, सिर्फ बिजनेस के। दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की थी, अनन्या शर्मा, एक सिंपल लाइफ जीने वाली, किताबों से प्यार करने वाली और अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करने वाली। वो मुंबई के एक मिडिल क्लास एरिया में रहती थी, अपनी माँ और छोटी बहन के साथ। अनन्या की जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत थी एक अच्छी नौकरी, ताकि वो अपनी माँ को आराम की जिंदगी दे सके। उस दिन अनन्या को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, मल्होत्रा ग्रुप में। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। अपने पुराने सलवार सूट को प्रेस करके, बालों को पीछे बांधकर, फाइल्स को संभालते हुए जब वो उस चमचमाते ऑफिस में पहुंची, तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। हर कोना मार्बल से सजा था, दीवारों पर बड़े बड़े ऑयल पेंटिंग्स, सिक्योरिटी गार्ड्स इतने सख्त कि जैसे किसी राष्ट्रपति के घर आ गई हो। अनन्या ने खुद को संभाला और रिसेप्शन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी दौरान उस ऑफिस में किसी की एंट्री हुई। सबने खड़े होकर सर झुका दिए, मगर किसी ने चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था, काले कपड़े, काली घड़ी और एक रहस्यमय आभा। वो और कोई नहीं, खुद आरव मल्होत्रा था। किसी को नहीं पता था कि आज उसका मूड अलग है। वो एक सामान्य इंटरव्यू को खुद लेना चाहता था। जब उसे अनन्या की फाइल मिली, तो कुछ तो ऐसा था उस लड़की की साधारणता में, जो उसे खास लगने लगी। कॉन्फ्रेंस रूम के बड़े से शीशे के दरवाजे के पार अनन्या को बुलाया गया। भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, बैठो। अनन्या ने अपनी फाइल आगे बढ़ाई, मगर उसकी आंखें बार बार उस मास्क को देख रही थीं। वो जानती थी ये आम इंटरव्यू नहीं है, मगर वो डरी नहीं। उसने जवाब दिए, आत्मविश्वास से, सच्चाई से। आरव पहली बार किसी लड़की से इतना प्रभावित हुआ। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी आंखों में छुपे सपने, सब कुछ उसे छू गया। इंटरव्यू खत्म हुआ, मगर आरव की आंखों में अनन्या का चेहरा रह गया। वो उसके बारे में और जानना चाहता था। उसने एक सीक्रेट ऑर्डर पास किया, अनन्या को सेलेक्ट किया जाए। अगले दिन अनन्या को कॉल आया, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आपको सीधा मल्होत्रा विला आना है, बतौर पर्सनल असिस्टेंट। अनन्या हैरान रह गई। मल्होत्रा विला, वो जगह जहां कोई सामान्य इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। मगर अब उसकी किस्मत ने करवट ली थी। मल्होत्रा विला में एंट्री के दिन अनन्या की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ गई। जैसे ही वो विला में पहुंची, एक लंबे कॉरिडोर में चलते हुए वो एक बड़े से हॉल में पहुंची, जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। एक गहरी, जानी पहचानी आवाज ने फिर कहा, वेलकम टू योर न्यू जर्नी, मिस शर्मा। अनन्या ने पलट कर देखा, वही मास्क, वही रहस्य, मगर इस बार उसकी धड़कनें तेज थीं। उस पल कुछ तो था जो बदल गया। एक साधारण लड़की की जिंदगी अब जुड़ चुकी थी सबसे बड़े बिलियनियर से। मगर उसे नहीं पता था कि ये रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहेगा। शुरुआत हो चुकी थी एक चुपचाप पनपती मोहब्बत की, जो बहुत जल्द सबसे बड़े तूफान में बदलने वाली थी। एपिसोड 2। महल में घर की टकरार नहीं होती। मुंबई की बारिश की वो पहली सुबह थी जब अनन्या ने मल्होत्रा विला के मुख्य द्वार पर कदम रखा। भारी लोहे के दरवाजों के उस पार खड़ा था एक पूरी दुनिया, जो चमकदार तो थी, मगर उतनी ही रहस्यमय भी। पूरे शहर में जिसे सिर्फ अफवाहों में सुना गया, अब वही उसकी नई दुनिया बनने जा रही थी। विला के भीतर की दीवारें संगमरमर से बनी थीं, जिन पर लगी हुई लाइटिंग रात की तरह चमक रही थी। दीवारों पर लगी अनमोल पेंटिंग्स और छत से झूलते हुए झूमर देखकर अनन्या को लगा कि वो किसी रॉयल पैलेस में आ गई है। वहाँ हर चीज पर एक गूढ़ सा सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई हर सांस को महसूस कर रहा हो। एक महिला, जिनका नाम मिस माथा था, अनन्या को रिसीव करने आई। वो इस विला की इंचार्ज थी।
उनका चाल चलन सख्त था लेकिन आंखों में एक गहराई थी। आपका कमरा तैयार है मिस शर्मा। आपको सर के रूटीन से जुड़ी हर बात आज से सीखनी होगी। यहाँ समय की कीमत सबसे ज्यादा है, मिस माथा ने कहा और अनन्या को उसके रूम तक ले गईं। अनन्या का कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। लकड़ी की अलमारियां, सिल्क के पर्दे और एक कांच की बालकनी जहाँ से अरब सागर की झलक मिलती थी। मगर उसका दिल अब भी घबराया हुआ था। इतनी लग्जरी में वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। दोपहर के ठीक 12 बजे उसे बुलाया गया। सर आपको अपने साथ लंच पर बुला रहे हैं। लंच उस शख्स के साथ जो अब तक एक रहस्य बना हुआ था। जैसे ही अनन्या डाइनिंग हॉल में पहुंची, वहां पहले से ही 2 प्लेट्स लगी हुई थीं। सामने आरव मल्होत्रा बैठा था, अब भी उसी मास्क में, काली शर्ट में, आंखें धूप के चश्मे के पीछे छुपी हुई। बैठो। वही आवाज फिर गूंजी। अनन्या चुपचाप बैठ गई। तुम्हें यहाँ काम करना आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो ये जगह तुम्हारा दूसरा घर बन जाएगी। लंच के दौरान एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक कशिश थी। वो बिना देखे भी सब कुछ देख रहा था। अनन्या की घबराहट, उसकी हर हरकत। अगले कुछ दिन अनन्या के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। सुबह से लेकर रात तक उसके काम का रूटीन तय था। आरव के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसकी मीटिंग्स का शेड्यूल बनाना, उसकी पसंद की कॉफी लाना और हर काम समय पर पूरा करना। मगर आरव की आदतें बेहद अजीब थीं। वो कभी भी अचानक गायब हो जाता, फिर देर रात लौटता। अनन्या ने कई बार उसके कमरे से आती धीमी म्यूजिक की आवाज सुनी। वो जानती थी आरव मल्होत्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी भी है। एक रात जब पूरा विलास हो चुका था, अनन्या को एक तेज चीख सुनाई दी। वो अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि आरव के कमरे की लाइट्स ऑन हैं। दरवाजा आधा खुला था। भीतर झांकते हुए उसने देखा आरव बिस्तर पर बैठा था, पसीने में भीगा हुआ, हाथों में एक पुरानी डायरी और उसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या बिना कुछ कहे वापस लौट गई। उसने महसूस किया कि इस मास्क के पीछे कोई टूटा हुआ दिल छुपा है। अगली सुबह आरव ने पहली बार उससे पूछा, तुम रात में बाहर आई थी? जी, एक आवाज सुनाई दी थी। अनन्या ने धीमे से जवाब दिया। आरव ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। फिर उसने धीरे से कहा, जो कुछ तुमने देखा उसे कभी किसी से कहना मत। अनन्या ने सिर्फ सिर हिला दिया। उस पल आरव की आवाज में एक मासूमियत थी जो उसकी कठोर छवि से बिल्कुल विपरीत थी। दिन बीतते गए। अनन्या अब उसके शेड्यूल से ज्यादा उसके मूड को पढ़ना सीख चुकी थी। वो जानती थी कि आरव कभी कभी अकेले बैठना पसंद करता है और बारिश के दिनों में उसकी खामोशी और बढ़ जाती है। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, आरव ने अनन्या को अपने साथ टेरेस पर बुलाया। बारिश की बूंदों में दोनों खामोश खड़े थे। क्या तुम्हें बारिश पसंद है? आरव ने अचानक पूछा। अनन्या ने देखा, पहली बार उसने मास्क हटाया नहीं, लेकिन उसकी आवाज में नमी थी। बारिश मुझे माँ की तरह लगती है, जो बिना बोले सब कुछ समझ जाती है, अनन्या ने जवाब दिया। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, काश मैं भी बारिश बन सकता। उस एक पल में अनन्या ने उसे नहीं देखा, पर उसकी आत्मा को महसूस किया। वो जान गई थी, वो इंसान जिसकी दुनिया अरबों की थी, उसके दिल में अब भी एक खाली कोना है। और शायद अब वो कोना धीरे धीरे भरने लगा था। एपिसोड 3, दिल के पीछे छुपा हकीकत का अंधेरा। बारिश की वो रात मल्होत्रा विला की छत पर बीत गई, लेकिन अनन्या के ज़हन में आरव के वो शब्द अब भी गूंज रहे थे, काश मैं भी बारिश बन सकता। उस पल में उसने सिर्फ इंसान नहीं देखा था, उसने एक टूटी हुई आत्मा को महसूस किया था, जो बाहर से ठंडी थी पर भीतर से जल रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ विला के बगीचे में हलचल शुरू हो चुकी थी। हर चीज व्यवस्थित थी, फूलों को पानी दिया जा रहा था, गार्ड्स अपनी जगह पर तैनात थे और घर की सेवा में लगे लोग हर कोने की सफाई कर रहे थे। लेकिन अनन्या की नजरें एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, आरव। आज पहली बार न वो डाइनिंग टेबल पर था, न ही उसकी कार बाहर गई थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। शाम के करीब अनन्या को मिस माथा ने बुलाया। उनका चेहरा सख्त था, पर आंखों में बेचैनी साफ थी। मिस शर्मा, सर आज सुबह से अपने गुप्त बेसमेंट रूम में हैं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मगर मुझे लगता है शायद आप उनके लिए अलग हैं।
अनन्या के हाथ ठिठक गए। गुप्त बेसमेंट। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि इस विला में कोई ऐसा हिस्सा भी है जहां आरव खुद को बंद कर लेता है। मिस माथा ने उसे पीछे के दरवाजे से ले जाकर एक भारी सीढ़ी की ओर इशारा किया, एक ऐसी जगह जहां धूप कभी नहीं पहुंचती थी। नीचे की दुनिया सच की परछाइयों में डूबी। जैसे ही अनन्या नीचे उतरी, वहां की ठंडी हवाओं ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंधेरे में जल रही एक हल्की नीली रोशनी और एक सुर्ख लाल दीवार, उस जगह में एक रहस्य था। आरव वहां बैठा था, बिना मास्क के। सामने एक लैपटॉप, 4 स्क्रीन पर चलते कैमरे और दीवार पर लगी एक तस्वीर एक औरत की, जिसकी आंखें आरव जैसी थीं। अनन्या ने पहली बार उसकी पूरी शक्ल देखी, एक जख्मी शेर की तरह, जिसकी आंखों में दर्द, जुनून और गुस्से का समंदर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव की आवाज सख्त थी। मैं परेशान हो गई थी, आप पूरे दिन नहीं दिखे, अनन्या ने कांपते स्वर में कहा। आरव ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने लैपटॉप बंद किया और धीरे से कहा, ये कमरा मेरे अतीत का कब्रिस्तान है। यहाँ जो कुछ भी है वो मैं किसी को नहीं दिखाता। अनन्या कुछ नहीं बोली, वो बस पास की कुर्सी पर बैठ गई। ये औरत मेरी माँ थी, उसने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो मुझे अकेला छोड़ गई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। अनन्या अब भी चुप थी। उसके सामने बैठा वो इंसान अब कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं, एक टूटा हुआ बेटा था। आरव की आंखों में आंसू थे। वो मारी गई थी, किसी ने उसे छीन लिया मुझसे, और मैं आज तक नहीं जान पाया कौन था। इसलिए मैं मास्क पहनता हूँ ताकि कोई मेरी असलियत को न पहचान सके जब तक मैं खुद न चाहूँ। वह रात जब रिश्ता शब्दों से परे चला गया, उस रात आरव ने अनन्या को पहली बार अपने अतीत में झांकने दिया। उसने बताया कि कैसे वो मल्होत्रा ग्रुप का अकेला वारिस बना, कैसे दुश्मनों ने उसकी हर सांस पर निगरानी रखी और कैसे वो अपने नाम से ज्यादा अपने नकाब में जीता रहा। तुम ये सब क्यों बता रहे हो मुझे? अनन्या ने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा गहराई से। क्योंकि तुम मुझे देखती हो जैसे कोई इंसान को देखता है, नाम या दौलत को नहीं। उस रात कोई रिश्ता बना नहीं, मगर दोनों की आत्माएं एक दूसरे को सुनने लगी थीं। अगली सुबह खतरा सामने था। आरव के एक पुराने दुश्मन विक्रम साहनी, जो अब एक इंटरनेशनल माफिया सिंडिकेट का हिस्सा था, को खबर लग चुकी थी कि मल्होत्रा हाउस में कोई नई लड़की आई है जो आरव के बहुत करीब है। विक्रम ने अपना आदमी मल्होत्रा विला के अंदर भेज दिया, वेटर के वेश में। वो रात जब पूरा स्टाफ डिनर पर था, अनन्या अकेली थी लाइब्रेरी में। उसके पीछे धीरे धीरे वो नकाबपोश वेटर पहुंचा, हाथ में एक इंजेक्शन जिसमें नीली तरल दवा थी। जैसे ही उसने अनन्या के करीब आने की कोशिश की, अचानक दीवार के पीछे से कोई चमक उठा, एक छाया जो बिजली से भी तेज थी। आरव। उसने एक ही झटके में उस नकाबपोश को नीचे गिरा दिया और फिर अपने गार्ड्स को बुला लिया। इस विला में घुसने की किसी की औकात नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। आरव की आवाज अब शेर की तरह दहाड़ रही थी। अनन्या अब भी कांप रही थी। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी को उसके लिए इतना उग्र होते देखा था। उस रात पहली बार आरव ने उसका हाथ थामा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरव की आवाज टूट रही थी। तो क्या? अनन्या ने पूछा बेहद शांत स्वर में। तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आरव ने उसका हाथ थामा, पहली बार, बिना किसी हिचकिचाहट के। और उस एक स्पर्श में लाखों कहानियां थीं, अधूरी मगर सच्ची। एपिसोड 4, एक रात, एक राज और दिल के करीब। शुरुआत वहीं से हुई जहां जान बची थी, पर चैन नहीं। आरव ने उस नकाबपोश हमलावर को पकड़वाकर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी सवालों की आग जल रही थी। उसके घर के अंदर घुसा वो आदमी अनन्या को ही क्यों निशाना बना रहा था? वो जानता था कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अनन्या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। विला के सबसे सुरक्षित हिस्से में। उस रात आरव ने अनन्या को विला के उस हिस्से में ले जाया जहां कभी कोई नहीं जाता था, एक निजी विंग जिसमें सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट लॉक और बायोमेट्रिक सिस्टम लगे थे। अब तुम यहीं रहोगी जब तक मैं खुद कहूँ। उसकी आवाज में सख्ती तो थी, पर आंखों में चिंता थी। अनन्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होठों ने चुप रहना चुना। वो समझ गई थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।
वो रहस्यमय डायरी। अगली सुबह जब आरव अपने ऑफिस चला गया, अनन्या ने कमरे की सफाई के दौरान एक पुरानी डायरी देखी, खाल के कवर में बंद, और उसमें एक नाम लिखा था, अद्विका मल्होत्रा, यानी आरव की माँ। डायरी में जो लिखा था वो रूह को हिला देने वाला था, एक राज जो किसी को नहीं पता था। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझो मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। मैं जिसे प्यार करती थी वही मेरी मौत की वजह बनेगा। अनन्या के हाथ कांपने लगे। क्या आरव की माँ ने अपनी मौत का संकेत पहले ही दे दिया था? ब्रीफकेस ऑफिस में एक खतरा और एक वार। आरव उस दिन अपने मुख्य ऑफिस मल्होत्रा टावर्स गया था, जहां एक बड़ी डील साइन होनी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर एक स्नाइपर तैनात किया गया था, जिसका लक्ष्य था आरव मल्होत्रा की हत्या। लेकिन आरव कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका सिक्योरिटी सिस्टम, उसके स्पेशल गार्ड्स और उसके जासूसी नेटवर्क पहले से अलर्ट थे। स्नाइपर पकड़ा गया और उससे जो नाम निकला वो सुनकर सब दंग रह गए। कियारा साहनी, वो लड़की जो कभी आरव की सबसे करीबी थी और जिसने उसके साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी। लेकिन एक हादसे ने उनके रिश्ते में ऐसा जहर घोल दिया कि अब वो उसकी जान की दुश्मन बन चुकी थी। अनन्या की आंखों में आरव का चेहरा। जब अनन्या को ये सब पता चला, उसका दिल कांप उठा। आरव, जो सबके लिए एक पत्थर था, उसके लिए एक इंसान था, और अब दुश्मन उसके चारों ओर थे। रात को जब आरव विला लौटा, उसके चेहरे पर थकान साफ थी। लेकिन जब उसने अनन्या को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या हुआ? आरव ने पूछा। आपकी माँ की डायरी मिली मुझे, अनन्या ने धीमे से कहा। आरव सन्न रह गया। उस डायरी में एक इशारा है कि उनकी मौत हादसा नहीं थी। मैं जानता हूँ, आरव ने गर्दन झुकाकर कहा। अनन्या हैरान थी। तुम पहली नहीं हो जिसे ये पता चला। आरव की आंखें नम थीं। लेकिन शायद पहली हो जिसे मैं सच बताना चाहता हूँ। एक झूठा रिश्ता और एक सच्चा वादा। आरव ने बताया कि कैसे उसकी माँ का रिश्ता एक आदमी से था जो मल्होत्रा फैमिली की विरासत छीनना चाहता था। उसने मेरी माँ से शादी का वादा किया था, पर असल में उसे सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप चाहिए था। आरव की आवाज कांप रही थी। वो कौन था? अनन्या ने धीरे से पूछा। अब भी छुपा हुआ है, लेकिन वो मेरे आसपास है। कोई ऐसा जिसे मैं अब भी पहचान नहीं पाया। अनन्या के अंदर एक डर बैठ गया था। क्या उसका अपना परिवार या कोई करीबी इस षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है? परिक्रमा करते दिल, वो रात जब दिल ने पहली बार कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात बारिश फिर से हुई। बिजली की कड़क के साथ मल्होत्रा विला की बालकनी में आरव और अनन्या खड़े थे। डरती हो मुझसे? आरव ने अचानक पूछा। नहीं, अनन्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं डरती हूँ उस पल से जब तुम मेरे सामने नहीं होंगे। आरव का दिल जैसे किसी ने छू लिया हो। धीरे से उसने अनन्या का हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ, चाहे कितनी भी आग लगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। अनन्या की आंखें भीग गईं। बम अगली सुबह धमाका। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुबह मल्होत्रा ग्रुप की एक फैक्ट्री में धमाका हो चुका है, और वो जगह जहां आरव का अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। ये कोई हादसा नहीं था, ये था एक सीधा वार उस शख्स की तरफ से जो साया बनकर आरव को तबाह करना चाहता था। पुलिस आए, एक और राज और एक पहचान। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, एक चेहरा सामने आया, नकाब में, पर चाल, कद काठी और अंदाज साफ बता रहा था। ये कोई बाहर का नहीं, खुद मल्होत्रा हाउस के अंदर का ही कोई था। अनन्या के जहन में एक शक बैठ गया। उसने खुद को आरव से दूर करने की कोशिश की, लेकिन दिल कहाँ मानता है। दिल टूटा, लेकिन रिश्ता नहीं। एक शाम आरव ने देखा कि अनन्या कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? उसने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और खतरा हो, अनन्या ने जवाब दिया। आरव ने उसकी ठुड्डी थामी। तुम मेरी वजह नहीं, मेरी जरूरत हो। खतरा हो या मौत, मैं सब सह सकता हूँ, बस तुम्हारा साथ मत छोड़ना। बुक एपिसोड 5, खून से लिखी मोहब्बत और सियासत का सौदा। खून बह रहा था, पर मोहब्बत की कसम अब टूटने वाली नहीं थी। वो रात जो मोहब्बत के इजहार की गवाह बनने वाली थी, खून और चीखों में डूब गई।
आरव ने अनन्या को बचाने के लिए अपनी छाती पर गोली खाई। वो जमीन पर गिरा, उसकी बाहों में, और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। लेकिन अनन्या की आंखों में आंसू नहीं थे। वो सिर्फ आरव की धड़कन महसूस कर रही थी। उसे पता था कि ये इंसान उसकी जान बन चुका है। वो बस सांसें गिन रही थी कि कितनी बार वो कह चुका है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। एम्बुलेंस, अस्पताल की बर्फीली रात, गाड़ियों के हूटर, डॉक्टर्स की दौड़ती टीम, स्ट्रेचर पर लेटे आरव का बेहोश चेहरा और अनन्या का टूटा हुआ संसार। वो पहली बार उस शख्स के लिए तड़प रही थी जो सबके लिए एक रहस्य था, पर उसके लिए वो अब उसका सब कुछ था। आरव को आईसीयू में ले जाया गया और अनन्या को बाहर रोक दिया गया। अस्पताल की छत पर बैठी अनन्या आसमान देख रही थी। वो चुप थी, लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। आरव की मां की डायरी, फैक्ट्री में हुए धमाके, कियारा की साजिशें, सब कुछ अब किसी एक बड़ी चाल का हिस्सा बनता जा रहा था। अनन्या की कसम। अनन्या ने खुद से वादा किया कि अगर इस बार आरव ठीक हो गया तो वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उसके हर राज में साथ खड़ी होगी, चाहे उसके लिए किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। मुकुट मल्होत्रा हाउस में हलचल। अगले दिन मल्होत्रा विला में हड़कंप मच चुका था। आरव की दादी, जिनका चेहरा शायद ही किसी ने देखा हो, उन्होंने पूरे विला को बंद करवा दिया था। सिक्योरिटी दोगुनी कर दी गई। मीडिया को हर जानकारी से रोका गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी चेतावनी दी गई थी कि कंपनी के किसी भी दस्तावेज में आरव मल्होत्रा नाम लीक नहीं होना चाहिए। पर उस माहौल में सिर्फ एक चेहरा था जो सबकी नज़रों से बचकर हर पल आईसीयू के बाहर खड़ा रहा, अनन्या। ब्रीफकेस आरव के बिजनेस पर नज़र। आरव के न रहने से उसके साम्राज्य को कई लोगों ने कमजोर मान लिया था। कई कंपनियों ने उसकी प्रॉपर्टीज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। बोर्ड मीटिंग में कुछ लोग अब नए सीईओ की मांग कर रहे थे। कियारा के आदमी अंदर तक घुस चुके थे। लेकिन तभी एक चेहरा सामने आया जो अब तक पर्दे के पीछे था, आरव का सबसे करीबी दोस्त आदित्य जैन। उसने बैठक में सबके सामने कहा कि कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक आरव लौटकर खुद फैसला न करे। आकाशगंगा आरव की चेतना वापसी। 3 दिन बाद आईसीयू के बिस्तर पर पड़ी एक देह अचानक हल्की सी हिली। आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सामने धुंधली छाया थी और वो छाया धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, अनन्या। वो मुस्कराई नहीं, रोई नहीं, बस उसके पास आकर बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। आरव ने उसके चेहरे को देखा और पहली बार कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और अब मैं तुम्हें दुनिया से छीन कर रखूंगा। खुले राज और जली हुई तस्वीर। रात को जब दोनों अकेले बैठे, आरव ने उसे अपनी मां की डायरी के पीछे की हकीकत बताई। मेरी मां की मौत सिर्फ एक साजिश नहीं थी, वो एक खेल था, एक बड़ी सत्ता की लड़ाई जिसमें मेरी फैमिली को मिटा देने की कोशिश की गई थी। अनन्या ने उसे एक पुरानी फोटो दिखाई जो डायरी के अंदर छुपी थी और अब जल चुकी थी। लेकिन उसमें एक चेहरा साफ था, राजवीर साहनी। वो ही इंसान जिसने कियारा को बचपन में गोद लिया था। वो ही इंसान जो मल्होत्रा ग्रुप के कुछ हिस्से पर पहले भी दावा कर चुका था। अनन्या की ट्रेनिंग। आरव ने अनन्या को अब सिर्फ मोहब्बत नहीं माना, बल्कि अपना साथी बना लिया। उसने उसे एक नया नाम, एक नया पहचान और एक नया मिशन सौंपा। अब अनन्या अनाया सिंह बन चुकी थी मल्होत्रा ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन विंग की लीड। उसकी ट्रेनिंग स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा शुरू करवाई गई। उसने सीखा ट्रैकिंग, डिफेंस, साइबर इन्वेस्टिगेशन और जासूसी। और उसके हर सवाल का सिर्फ एक जवाब था, आरव की हिफाजत। परिक्रमा करते दिल, पहला चुंबन और मोहब्बत की मुहर। उस दिन जब बारिश फिर से आए और विला की छत पर केवल 2 धड़कते दिल थे, आरव और अनन्या। आरव ने उसके चेहरे को देखा, उसके बालों को हटाया और उसका माथा चूमा। तुम मेरी हो अब सदियों तक। अनन्या ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार खुद उसके होठों को छू लिया। वो पहला चुंबन था जिसमें मोहब्बत नहीं, कसमों की स्याही थी। उसमें डर नहीं, भरोसे की पुकार थी। फायर अंतिम दृश्य, मौत का पैगाम। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे थे, एक काली गाड़ी विला के गेट पर रुकी। कोई अंदर नहीं आया, लेकिन वहां एक लिफाफा छोड़ गया।
लिफाफे में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब बारी तुम्हारी है आरव मल्होत्रा, अगली बार दिल पे नहीं सर पे वार होगा। आरव ने वो चिट्ठी जलाई और अनन्या की तरफ देखा। अब ये मोहब्बत सिर्फ जंग बन चुकी है और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। एपिसोड 6 चाल, चेहरा और चांदनी की कसम। जहां मोहब्बत का वादा हो वहां साजिशें साए की तरह चलती हैं। आरव और अनन्या की मोहब्बत अब सिर्फ दिल से नहीं खून से बंध चुकी थी। हंसिया चांद, एक रात जो इम्तिहान बन गई। वो रात जो बस आरव और अनन्या की थी, उसे किस्मत ने एक नई मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। विला की छत पर जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपना सुकून ढूंढा, उसी वक्त एक छुपा हुआ कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। किसी ने उनकी हर एक पल की निगरानी की थी, किसी ने बहुत करीब से। कियारा की चाल और नकली आरव। कियारा इस बार कोई छोटी चाल नहीं चल रही थी। उसने एक ऐसा इंसान खोजा था जो हूबहू आरव जैसा दिखता था। अभिराज, एक मर्डर केस का फरार गुनहगार जिसकी पहचान मिटा दी गई थी। अब कियारा ने उसे ट्रेनिंग दी, स्टाइल सिखाया, बात करने का तरीका, चाल ढाल और यहाँ तक कि आरव की कमजोरी अनन्या के बारे में भी हर एक बात। अभिराज अब बन चुका था नकली आरव मल्होत्रा। अनन्या का पहला मिशन। आरव ने अनन्या को एक खास मिशन पर भेजा। कोड नेम एशेज ऑफ द पास्ट। उसे उस आदमी की तलाश करनी थी जिसने आरव की मां के अंतिम दिनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था। अनन्या अब एक नई पहचान में थी, अनाया सिंह। वो दिल्ली की गलियों में पुराने चर्च, सरकारी अस्पतालों और लावारिस रिकॉर्ड्स को खंगालती रही। हर रात वो अकेली छत पर बैठकर खुद से कहती, मैं सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, उसकी परछाई हूँ। मुखौटा अभिराज की एंट्री। नकली आरव यानी अभिराज पहली बार जब मल्होत्रा ऑफिस पहुंचा, सबको कुछ अजीब सा लगा। वो चेहरे से वही था, चाल भी वही, लेकिन आंखों में वो सुकून नहीं था, वो दर्द नहीं था। अनन्या जब मिशन से लौटी और उससे मिली, उसे कुछ महसूस हुआ। ये उसकी महक नहीं है। वो मुस्कुराया भी तो अनन्या का दिल धड़कने की जगह रुक गया। सगाई की तैयारी और खतरा। आरव और अनन्या की सगाई की तारीख तय हो गई थी 21 दिसंबर, वही तारीख जब आरव की मां को आखिरी बार देखा गया था। पूरे विला में तैयारी हो रही थी, ड्रेसेस, फंक्शन, मेहमानों की लिस्ट और सुरक्षा के इंतजाम। लेकिन इसी बीच एक रात अनन्या को उसकी बालकनी पर एक लिफाफा मिला। लिफाफे में सिर्फ 2 चीजें थीं, एक जली हुई तस्वीर और एक ब्लड से लिखा कागज। अगर तूने आरव को अपना कहा तो उसकी लाश तेरे कदमों में होगी। आरव का सच, मां का आखिरी वीडियो। अनन्या को अंत में एक कैमरा मिला जो चर्च के पीछे की दीवार में छिपा था। उस कैमरे में आखिरी बार आरव की मां की आवाज थी, अगर मेरा बेटा ये देख रहा है तो जान ले, मुझसे जो दस्तावेज छीनने आए थे वो तेरे अंदर छुपे हैं, मोहब्बत ही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अनन्या ने वीडियो देखते ही कसम खा ली, अब मैं हर राज उजागर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। गन, सच और नकली का टकराव। सगाई से एक दिन पहले असली आरव ने अभिराज को पहली बार आमने सामने देखा। दोनों एक बंद कमरे में थे जहां सिर्फ 2 आवाजें थीं, गुस्से की और धोखे की। तू मुझसे क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि तेरे पास सब कुछ है और मेरे पास बस नफरत। अचानक कमरे से गोली की आवाज आई। सब भागे और दरवाजा खुला, लेकिन वहां सिर्फ खून था और कोई नहीं था। आकाशगंगा सगाई की रात, तूफान का स्वागत। सगाई की रात आई अनन्या लाल जोड़े में और आरव काले सूट में। हजारों लाइट्स के बीच जब दोनों स्टेज पर पहुंचे, कैमरों की चमक के बीच सिर्फ एक चीज चमकी, सच्ची मोहब्बत। जब अनन्या ने आरव की आंखों में देखा, उसने खुद से कहा, अब मैं जानती हूँ ये वही है जिसे मेरी रूह पहचानती है। लेकिन जैसे ही रिंग फिंगर पर अंगूठी चढ़ने वाली थी, एक ब्लास्ट हुआ। पूरा विला हिल गया, सब चीखने लगे और आरव ने अनन्या को सीने से लगाते हुए बस कहा, अब ये मोहब्बत जंग बन चुकी है और इस बार मैं सब खत्म कर दूंगा। आरव और अनन्या की शादी के बाद राव महल में खुशियों की लहर दौड़ गई थी, लेकिन राव परिवार की जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज कभी स्थायी नहीं रही। रॉयल हनीमून का ऐलान। आरव ने अनन्या को वादा किया था, हमारा प्यार हर जंग से ऊपर है और अब हम अपने प्यार को कुछ पल देना चाहते हैं।
हनीमून के लिए लोकेशन चुनी गई इटली की एल्प्स वैली में राव ग्रुप का प्राइवेट पैलेस विला दी एटर्नेटर। राजवीर को सौंपी गई विरासत। समृद्धि और अर्जुन अब राव ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं को राजवीर के अधीन सौंपते हैं। वह अब परिवार का नया नेतृत्वकर्ता बनने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी वीर की कुर्बानी का दर्द था। राजवीर, माँ, अब मैं सिर्फ एक बेटा नहीं, राव साम्राज्य की ढाल बनना चाहता हूँ। नेहा और उसका नया निर्णय। नेहा, जो अब राजवीर के करीब आ चुकी थी, एक महत्वपूर्ण फैसला करती है। वह अपने पिता के नाम को छोड़कर राव परिवार की असली सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहती है। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रस्ताव देती है, राव लेगेसी, पावर, सैक्रिफाइस और लॉयल्टी। महिमा की जेल से भागने की योजना। महिमा अब जेल में नहीं थी। उसे ट्रांसफर करते समय उसकी खास एजेंट जोया ने हमला कर उसे छुड़ा लिया। अब महिमा छिपकर नया जाल बुन रही थी। महिमा, आरव ने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं उसकी मोहब्बत को जलते हुए देखूंगी। इटली में शुरू होती है नई चाल। आरव और अनन्या जब इटली पहुंचते हैं तो सब कुछ परियों की दुनिया जैसा लगता है। फूलों से सजी विला, ग्लास ब्रिज, प्राइवेट लेक और अरोमा कैंडल्स, एक सच्चा स्वर्ग। लेकिन उसी जगह मौजूद होता है डॉन गिल्बर्टो, इटली का सबसे ताकतवर माफिया, जो क्रिस वेरोना का पार्टनर था। उसे पता था कि आरव अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आया है और अब उसके पास मौका था राव खानदान के सबसे कमजोर पल पर वार करने का। डॉन गिल्बर्टो की चाल। उसने अपने आदमी मार्को और एलियाना को विला में नौकर बनाकर भेजा। उनका काम था आरव की हर हरकत पर नजर रखना और मौका मिलते ही उसे कैद करना। आरव की जासूसी शुरू। शैडो यूनिट का अंश, जो हनीमून के दौरान भी साथ था, उसे अजीब हरकतों का शक हुआ। अंश ने सर्विलांस कैमरे को क्रैक कर लिया और पाया कि विला के अंदर कुछ गड़बड़ है। अंश, सर, हमें यहाँ कोई खेल नजर आ रहा है। यह कोई हनीमून नहीं, जंग का मैदान बनने वाला है। हनीमून से मिशन में तब्दील होती कहानी। आरव अब प्यार के साथ युद्ध में भी उतर चुका था। उसने अनन्या को भरोसे में लिया और कहा, हमारा प्यार अब हमारी ताकत है और मुझे तुम्हारे साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना है। महिमा की साजिश का दूसरा चरण। महिमा अब इटली में पहुंच चुकी थी। उसने डॉन गिल्बर्टो से मिलकर डील की, आरव को जिंदा मत मारो, उसे इस दुनिया से मिटा दो जैसे वो कभी था ही नहीं। विला में हमला और अनन्या की बहादुरी। एक रात जब दोनों झील किनारे डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक हमला होता है। गोलियों की बौछार, धमाकों की आवाज और अफरा तफरी। लेकिन इस बार अनन्या सिर्फ दुल्हन नहीं थी, वह राव परिवार की बहू और वीर की शिष्य थी। उसने खुद हाथ में गन उठाए और आरव की सुरक्षा में डट गई। अनन्या, तुम्हारे प्यार ने मुझे ताकत दी है आरव, अब मैं तुम्हारा कवच बनूंगी। असली लड़ाई बर्फीली घाटी में। हमलावरों को चकमा देते हुए आरव और अनन्या बर्फीली घाटी की ओर भागते हैं। वहीं गिल्बर्टो और उसके हथियारबंद सैनिक उनका पीछा करते हैं। एक जबरदस्त गोलीबारी, बर्फ में घोड़े, हेलीकॉप्टर चेज और तेज हवाओं के बीच आरव, अनन्या और अंश ने उन्हें हराया। डॉन गिल्बर्टो की गिरफ्तारी। इंटरपोल और राव ग्रुप की टीम ने गुप्त ऑपरेशन से गिल्बर्टो को पकड़ लिया। गिल्बर्टो को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा, आरव राव सिर्फ एक बिजनेस टायकून नहीं, वो युद्ध का जीनियस है। वापसी और राजवीर का ऐलान। महल लौटने पर राजवीर एक ऐतिहासिक घोषणा करता है, अब से राव ग्रुप का एक हिस्सा वीर फाउंडेशन को समर्पित रहेगा, जहां वीर जैसे जवानों को याद किया जाएगा। एपिसोड समाप्त, लेकिन आगे। नेहा का अतीत और उसकी मां की सच्चाई। महिमा की अंतिम चाल। भारत में राव महल को उड़ाने की योजना। समृद्धि की बीमारी और एक भावुक मोड़। अनन्या की मां की चौंकाने वाली वापसी। रोम की रोशनी के पीछे छिपा अंधेरा। इटली का वह शाम बेहद खूबसूरत था, हवा में जैस्मीन की हल्की खुशबू थी और रोम की गलियों में चहल पहल थी। नीली आंखों वाली अनन्या अपने पति आर्यन की बाहों में सजी संवरी, गुलाबी सिल्क की ड्रेस में हनीमून की यादें संजो रही थी। वे दोनों एक शानदार प्राइवेट विला में ठहरे हुए थे, जो टस्कनी की वादियों में था। पर वे नहीं जानते थे कि इस हसीन लम्हों की पृष्ठभूमि में एक साजिश की रेखाएं खींची जा रही थीं, डॉन गिल्बर्टो की साजिश। मिशन ब्लैक रोज। आर्यन, जो दुनिया का सबसे ताकतवर और रहस्यमय बिजनेस टायकून था, असल में एक गुप्त खुफिया संगठन का हिस्सा भी था।
इस बार का मिशन उससे निजी रूप से जुड़ा था। डॉन गिल्बर्टो, यूरोप का सबसे खतरनाक माफिया सरगना, उसकी बहन महिमा के गायब होने के पीछे था। अनन्या, आर्यन ने गंभीरता से कहा, हमें एक छोटी सी ट्रिप करनी है, टस्कनी के बाहर एक पुराने किले में। तुम्हें अब सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। अनन्या सन्न थी, पर उसने आंखों में विश्वास की चमक के साथ सिर हिलाया। वह जानती थी कि आर्यन जो भी कर रहा था, वह सच और न्याय के लिए था। किले में बंदी महिमा की पुकार। महिमा, जिसे पूरी दुनिया समझ रही थी कि वो मर चुकी है, असल में डॉन गिल्बर्टो के द्वारा पिछले 2 वर्षों से एक सीक्रेट जेल में कैद थी। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर पर घाव थे, पर आत्मा में आग अभी बाकी थी। वो हर दिन अपने भाई आर्यन को याद करती थी और एक दिन वापस लौटने की उम्मीद रखती थी। भैया, उसने दीवार पर अपना नाम और तारीखें खोद रखी थीं, तुम जरूर आओगे मुझे लेने। अनन्या की बहादुरी। किले में घुसना आसान नहीं था। यह एक पुराना रोमन किला था जिसे गिल्बर्टो ने अत्याधुनिक सुरक्षा से लैस कर दिया था। आर्यन को एक बड़ी फौज चाहिए थी, पर उसने चुना सिर्फ एक साथी। अनन्या, तुम्हें विश्वास है? आर्यन ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्यन, अनन्या ने कहा, बस ये बताओ कि गोली कहाँ चलानी है। अनन्या ने स्पाई ट्रेनिंग ली थी, जो उसने आर्यन की मां से गुप्त रूप से ली थी। अब वह आर्यन के साथ एक समान योद्धा थी। साजिश की परतें, गिल्बर्टो का प्लान। डॉन गिल्बर्टो को जानकारी मिल चुकी थी कि आर्यन इटली में है। उसने अपने खास आदमी लूका फर्नांडीज को कहा, उसे मार दो, अनन्या को जिंदा पकड़ो और महिमा को कभी बाहर न आने दो। पर वह नहीं जानता था कि अनन्या और आर्यन अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक अनोखी जोड़ी बन चुके हैं, भावनाओं और ताकत का संगम। निर्णायक रात, आग, गोली और वादा। उस रात सब कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और वाइन यार्ड के पास बने उस किले की दीवारें थर्रा रही थीं। आर्यन और अनन्या ने अपने मिशन की शुरुआत की। बम ब्लास्ट, स्नाइपर शॉट्स, हाथों में खून। महिमा को ढूंढने के लिए अनन्या किले के बेसमेंट में उतरी और वहां उसने देखा। दीदी, अनन्या चिल्लाई। महिमा ने आंखें खोली, उसका शरीर कांप रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं अनन्या हूँ, आर्यन की पत्नी। चलिए, अब हम आपको घर ले चलने आए हैं। सच्चाइयों की उलझन और गद्दारी का पर्दाफाश। नॉवल स्टाइल हिंदी एपिसोड नो ब्रेक्स। रोम की गीली सड़कों पर बरसात की नमी अभी बाकी थी, लेकिन अनन्या के दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थीं। महिमा की वापसी ने सब कुछ बदल दिया था। मीडिया की फ्लैशलाइट, न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें जैसे एक नई आग को हवा दे रही थीं। महिमा अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वो अब किसी की कमजोर बहन नहीं, बल्कि एक वापसी करती रानी थी। आर्यन मल्होत्रा के जीवन में पहली बार ऐसा था जब उसका मन निश्चिंत नहीं था। वो दुश्मनों को हराने वाला, रणनीति बनाने वाला, शेर की तरह दहाड़ने वाला पुरुष अब अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता में डूबा था। उसका मोबाइल लगातार बज रहा था, बिजनेस पार्टनर्स, सिक्योरिटी एजेंसी और खुफिया नेटवर्क से जुड़े संदेश, लेकिन वह बस अनन्या की आंखों में देखना चाहता था। उसे विश्वास था, अगर यह औरत उसके साथ है, तो वह दुनिया से दोबारा भिड़ सकता है। उस रात अनन्या चुपचाप बालकनी में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी नज़रें दूर टिमटिमाती रोशनी की ओर थीं। वो कुछ सोच रही थी, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की उलझन नहीं थी। जब आर्यन उसके पास आया, उसने बस एक लाइन कही, अब नेहा के बारे में जानने का वक्त आ गया है। आर्यन की सांस जैसे रुक गई। नेहा, वह नाम जिसे अनन्या ने बहुत बार सुना था, लेकिन कभी सीधे आर्यन से नहीं पूछा। एक ऐसी लड़की जो आर्यन की जिंदगी से जुड़ी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस तरह। और अब जब अनन्या ने खुद उससे उस नाम का जिक्र किया, तो आर्यन को एहसास हुआ कि अब सब कुछ सामने आना ही होगा। दूसरे दिन महिमा को एक विशेष रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया, जहां न तो मीडिया पहुंच सकती थी और न ही कोई बाहरी खतरा। डॉक्टर और सिक्योरिटी स्टाफ 24 घंटे उसके साथ थे, लेकिन जिस चीज ने सबको हैरान किया वो था महिमा की डायरी। एक पुराना नोटबुक जिसके पन्ने खून, आंसू और सच्चाइयों से भरे थे। उसी शाम आर्यन और अनन्या ने डायरी पढ़नी शुरू की, और वहीं से खुलते गए वो राज जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। महिमा के अपहरण में सिर्फ डॉन गिल्बर्टो नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा भी शामिल था जो मल्होत्रा एम्पायर के बहुत करीब था।
आर्यन की कंपनी में पिछले 3 वर्षों से काम करने वाला सिद्धार्थ, जो सुरक्षा सलाहकार था, और आर्यन का कॉलेज फ्रेंड भी असल में गिलबर्टो के लिए काम कर रहा था। महिमा को अगवा करने की योजना, उसकी रोज की मूवमेंट, यहाँ तक कि आर्यन की ट्रैकिंग डिवाइसेस तक की जानकारी, सब कुछ सिद्धार्थ ने गिलबर्टो को दी थी। लेकिन सवाल ये था कि क्यों? जब आर्यन ने सिद्धार्थ को अपने ऑफिस बुलाया तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराया और एकदम सामान्य लहजे में बोला कि उसे पहले से सब पता था, आर्यन को शक हो चुका है। लेकिन सिद्धार्थ ने जो कहा वो सुनकर अनन्या की रगें ठंडी पड़ गईं। उसने कहा कि नेहा, जो कभी आर्यन की मंगेतर थी, उसी की बहन थी, और जब आर्यन ने नेहा से रिश्ता तोड़ा तो नेहा ने आत्महत्या कर ली। सिद्धार्थ ने कभी माफ नहीं किया आर्यन को, और तब से उसका एक ही मकसद था, मल्होत्रा एम्पायर को तोड़ना और आर्यन को खत्म करना। लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यन अब अकेला नहीं था। अनन्या ने सामने कदम बढ़ाया और एक तमाचा जड़ दिया सिद्धार्थ के गाल पर। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ में एक मजबूती भी, आर्यन की पत्नी होने का हक। आर्यन ने बिना एक शब्द कहे उसे अपनी टीम को सौंप दिया, और अब गिलबर्टो तक पहुंचने की अगली सीढ़ी तय हो चुकी थी। शाम होते होते अनन्या ने आर्यन से कहा कि अब वो सिर्फ घर की बहू नहीं, इस जंग की सिपाही भी है। उसने नेहा की तस्वीर मांगी और उसकी आंखों में एक गहरी खोज शुरू हो गई। वो जानना चाहती थी कि नेहा कौन थी, क्या वो सच में सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी थी, या कोई और गहराई थी उस मौत के पीछे। उस रात पहली बार अनन्या ने अकेले आर्यन के गुप्त नेटवर्क को एक्सेस किया। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठी थी, आंखों के सामने सैकड़ों फाइलें थी, नेहा, सिद्धार्थ, गिलबर्टो, महिमा और मल्होत्रा फैमिली की इंटरनल रिपोर्ट्स। और तभी एक अनूठा लिंक खुला जिसमें नेहा की आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ 2 शब्द थे, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। अनन्या की आंखों में हल्की सी कंपन आई। वो अब जान चुकी थी कि आर्यन को अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है, और शायद नेहा की मौत केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक मर्डर थी जिसे किसी ने बड़ी चालाकी से आत्महत्या जैसा दिखाया। कहानी अब एक और मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये न्याय और सच्चाई की भी लड़ाई थी। और इस बार अनन्या खुद मोर्चा संभालने वाली थी, एक पत्नी, एक योद्धा और एक इंसान के रूप में। एपिसोड 13 बिगिंस। लंदन के निजी एयरबेस पर एक खास विमान धीरे धीरे लैंड कर रहा था। काले रंग की बेंटले कार उस विमान की तरफ बढ़ रही थी जिसमें आर्यन, मल्होत्रा, अनन्या और महिमा मौजूद थे। सिद्धार्थ के पकड़े जाने के बाद जो सच्चाइयां सामने आई थीं, उन्होंने पूरी मल्होत्रा फैमिली को झकझोर कर रख दिया था। आर्यन को अब ये समझ में आ गया था कि गिलबर्टो से लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर से भी शुरू हो चुकी थी। महिमा की वापसी, नेहा की रिकॉर्डिंग और अनन्या की खुद की तहकीकात, सब कुछ अब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा था। आर्यन अब किसी भी तरह से गिलबर्टो को समाप्त करना चाहता था। कार के अंदर बैठी अनन्या की निगाहें बाहर के अंधेरे आसमान पर जमी हुई थीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान पल रहा था। नेहा की रिकॉर्डिंग ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह जान चुकी थी कि जो दर्द आर्यन ने छिपाकर रखा था, वह अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। वह अब केवल आर्यन की पत्नी नहीं रही थी, वह अब इस जंग की एक मुख्य रणनीतिकार बन चुकी थी। महिमा, जो अभी भी पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, धीरे धीरे अपने पुराने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रही थी। उसे अब अपने अपहरण के समय की कई चीजें याद आने लगी थीं। उसने अचानक कार में कहा कि उसने गिलबर्टो को किसी लड़की की तस्वीर के सामने गुस्से में चिल्लाते हुए देखा था, और उस लड़की की शक्ल हूबहू अनन्या से मिलती थी। आर्यन का हाथ अनन्या की उंगलियों को थामे हुए था, लेकिन उसकी पकड़ कुछ और कस गई। अनन्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल नहीं था, लेकिन गहराई थी। वो जान गई थी कि इस बार की लड़ाई में उसकी खुद की पहचान भी दांव पर लग चुकी है। लंदन में आर्यन ने अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन हब में सबसे विश्वासपात्र लोगों को बुलाया था। एक बंद कमरे में, जहां दर्जनों स्क्रीन, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे थे, वहां अब एक गुप्त योजना बनाई जा रही थी। आर्यन ने सबके सामने गिलबर्टो की अब तक की गतिविधियों, सिद्धार्थ के कबूलनामे और नेहा के रिकॉर्डिंग्स का पूरा विस्तार रखा। जब अनन्या ने सभी को बताया कि नेहा की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि प्लान किया गया मर्डर थी, और यह कि किसी और ने उसे धोखा देकर इस हद तक पहुंचाया, तो वहां बैठे हर इंसान की सांसें थम गईं। उन्होंने पहली बार अनन्या को एक पत्नी से बढ़कर एक फाइटर के रूप में देखा। उसकी आवाज में मजबूती थी,
उसकी आंखों में आग थी और उसकी बातों में एक ऐसा सच था जो किसी को भी कंपा दे। उसी रात आर्यन और अनन्या एक साथ अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। दूर से लंदन का स्काईलाइन जगमगा रहा था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। आर्यन ने धीरे से अनन्या के बालों में हाथ फिराते हुए कहा कि वह अब भी नेहा के बारे में खुद को दोषी मानता है। लेकिन अनन्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि वो तब आर्यन का अतीत थी और आज जो उसका वर्तमान है उसमें कोई जगह नहीं है अपराधबोध के लिए। अगली सुबह आर्यन के ऑफिस में एक अज्ञात कॉल आई। कॉल करने वाले ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगली टारगेट अनन्या है। कॉल ट्रेस नहीं हो सका, लेकिन सभी को ये समझ में आ गया कि अब जंग और व्यक्तिगत हो चुकी है। आर्यन ने पूरे लंदन में अपने सिक्योरिटी एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। उसी दिन महिमा की यादों में एक और टुकड़ा जुड़ गया। उसने बताया कि जिस वक्त उसे कैद में रखा गया था वहां एक छोटी बच्ची भी थी, लगभग 5 साल की, जो गिलबर्टो के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी नेहा में थी, और उसकी आंखें भी अनन्या जैसी थीं। इस जानकारी ने पूरी टीम को हिला दिया। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रह गई थी, कहीं न कहीं गिलबर्टो की योजनाएं और अनन्या की पहचान आपस में जुड़ी हुई थीं। क्या वो बच्ची अनन्या से जुड़ी थी? क्या गिलबर्टो को पहले से कोई संबंध था अनन्या की जिंदगी से? क्या कोई और बड़ी कड़ी अभी सामने आनी बाकी थी? आर्यन ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में पहली बार महिमा भी बतौर विश्लेषक शामिल हुई। आर्यन, अनन्या और महिमा ने मिलकर एक नई योजना बनाई। अब गिलबर्टो तक पहुंचने के लिए वे सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि सवाल पैदा करेंगे। एक भ्रम फैलाया जाएगा, एक नकली मिशन तैयार किया जाएगा और इस बार दुश्मन को उन्हीं के जाल में फंसाया जाएगा। जब रात आई, अनन्या अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी। हाथ में नेहा की वही पुरानी चेन थी जिसे सिद्धार्थ की जैकेट से बरामद किया गया था। उसने धीरे से आर्यन की तरफ देखा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि इस बार की जंग 2 लोगों के बीच नहीं, 2 सच्चाइयों के बीच है। एक जो गिलबर्टो की है, झूठ, लालच और धोखा, और दूसरी जो उनकी है, प्यार, न्याय और हिम्मत। और अगर इस जंग में उन्हें खुद को खोना भी पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेगी। आर्यन उसकी तरफ आया, उसके हाथ अपने हाथों में लिए और सिर झुकाकर बस इतना कहा, जब तुम मेरे साथ हो मुझे किसी युद्ध से डर नहीं। लंदन की रात उस वक्त पूरी तरह शांत थी, लेकिन उनके भीतर उठती लहरें अब तूफान का रूप लेने जा रही थीं। एपिसोड 14, पहचान की दरार और दिलों की कसौटी। लंदन की सुबह धीमे धीमे जाग रही थी, लेकिन मल्होत्रा विला में उस दिन की शुरुआत बेहद बेचैन करने वाली थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कोई अनकही हलचल दीवारों में घूम रही हो। अनन्या बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा कांप रही थी। महिमा द्वारा बताई गई उस बच्ची की बात अब उसकी सोच का केंद्र बन चुकी थी। वो बच्ची जिसकी आंखें हुबहू उससे मिलती थीं, कोई सामान्य संयोग नहीं था। आर्यन उस समय अपने पर्सनल वॉर रूम में था, जहां दुनिया भर के इंटेलिजेंस डेटा उसकी स्क्रीन पर लोड हो रहे थे। गिलबर्टो की गतिविधियों पर सैटेलाइट ट्रैकिंग, सिद्धार्थ के बयान की डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट और नेहा की फाइलें, सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य जाल का निर्माण हो रहा हो। महिमा विला की लाइब्रेरी में बैठी थी। उसका चेहरा किताबों से ज्यादा उन यादों की ओर झुका हुआ था जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थीं, लेकिन अब एक एक करके वापस लौट रही थीं। उसने जिस बच्ची को देखा था, उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सवाल थे। वो लड़की जैसे जानती थी कि उसके चारों ओर जो भी लोग थे, वे उसके नहीं थे। शाम होते होते आर्यन ने अनन्या को अपने साथ टेरेस पर बुलाया। वहां से पूरे शहर की रोशनी एक जादुई दृश्य पेश कर रही थी, लेकिन उनके बीच एक सन्नाटा पसरा था। आर्यन ने चुपचाप अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, हल्की सी मुड़ी हुई, किनारे से जली हुई, लेकिन उसमें जो चेहरा था वो अनन्या से मिलता जुलता था। उसने बताया कि यह तस्वीर उसे बरसों पहले अमेरिका में एक ऑपरेशन के दौरान मिली थी। ये लड़की उस वक्त 5 साल की थी और वहां के एक बायोटेक लैब से छुड़ाई गई थी। कोई नहीं जानता था वो कौन थी, लेकिन उसके डीएनए में कुछ खास पैटर्न्स थे जो अब तक के किसी भी इंसान से मेल नहीं खाते थे। अनन्या की आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन भीतर सब कुछ जैसे जम गया था। क्या वह सच में वही बच्ची थी? क्या उसकी परवरिश, जिसे वह एक सामान्य मध्यवर्गीय कहानी समझती थी, असल में झूठ पर टिकी थी?
और अगर ऐसा था तो उसकी असली पहचान क्या थी? आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि सच्चाई जो भी हो वो उसके साथ है, लेकिन सच्चाई से भागना अब संभव नहीं है। उसी रात महिमा ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया और उस बच्ची का चेहरा बनवाया। जब स्केच पूरा हुआ तो सबकी सांसें थम गईं। वह चेहरा बिल्कुल अनन्या के बचपन जैसा था। अब सब कुछ बदल चुका था। आर्यन ने अगले ही दिन अपनी टीम को एक मिशन के लिए रवाना किया, गिलबर्टो के उस पुराने रिसर्च अड्डे की खोज के लिए जहां शायद वह बच्ची पाली गई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गिलबर्टो अब पहले से ज्यादा चौकन्ना था। उसे जानकारी मिल चुकी थी कि अनन्या उसकी योजना का केंद्र बन चुकी है और अब मल्होत्रा फैमिली उसे रोकने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। गिलबर्टो ने लंदन के एक अंडरग्राउंड लैब में अपने लोगों को बुलाया और एक नई योजना तैयार की। अनन्या को अगवा कर अमेरिका ले जाया जाएगा, जहां उसकी असली पहचान को सामने लाने के लिए एक सार्वजनिक मोहरा बनाया जाएगा। आर्यन को समय रहते गिलबर्टो की योजना की भनक लग गई। उसने अपनी पूरी निजी सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट पर डाल दिया और अनन्या को हर वक्त 3 लेयर प्रोटेक्शन में रखा गया। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा सच अब अनन्या के सामने आने वाला था, उसकी असली माँ। महिमा ने बताया कि उसने उस बच्ची को गिलबर्टो की लैब में एक और औरत के साथ देखा था, जिसकी आंखें वैसी ही थी जैसी अनन्या की। वो औरत कैद में थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक खास किस्म का अगरूर था। उसके शरीर पर विदेशी संस्कृति के निशान थे, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। अनन्या ने उस रात पहली बार अपने पुराने बचपन की कुछ अधूरी झलकियां देखी। एक मध्यम सी लोरी, एक विदेशी झूमर के नीचे हंसती माँ और उसके पास बैठा एक नकाबपोश आदमी जो शायद उसका पिता था। अब इस कहानी में सिर्फ बदले और प्रेम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मखोज की सबसे कठिन यात्रा थी। आर्यन ने अगले ही दिन अमेरिका रवाना होने का फैसला लिया, इस बार बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के। उसकी योजना थी गिलबर्टो के ठिकानों तक पहुंचकर उसकी पूरी संरचना को ध्वस्त करना और अनन्या के अतीत को सामने लाना। एयरपोर्ट पर रवाना होते वक्त अनन्या ने आर्यन का हाथ थामा और कहा कि इस बार उसे पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वो साथ जाएगी, चाहे जंग कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि अब ये सिर्फ आर्यन की बहन या नेहा की मौत का बदला नहीं था, अब यह उसकी खुद की पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। लंदन की रात जब उस चार्टर प्लेन की उड़ान के साथ पीछे छूट रही थी, तो उनकी आंखों में डर नहीं था, बस दृढ़ संकल्प था। अनन्या की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, उस सच्चाई की ओर जो उसे खुद से मिला सकती थी या हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी, और आर्यन के दिल में एक ही वादा था, चाहे कुछ भी हो जाए। अनन्या की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, उस सच्चाई की ओर जो उसे खुद से मिला सकती थी या हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी, और आर्यन के दिल में एक ही वादा था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने हाथों में लिए और सिर झुकाकर बस इतना कहा, जब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी युद्ध से डर नहीं। लंदन की रात उस वक्त पूरी तरह शांत थी, लेकिन उनके भीतर उठती लहरें अब तूफान का रूप लेने जा रही थीं। एपिसोड 14, पहचान की दरार और दिलों की कसौटी। लंदन की सुबह धीमे धीमे जाग रही थी, लेकिन मल्होत्रा विला में उस दिन की शुरुआत बेहद बेचैन करने वाली थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कोई अनकही हलचल दीवारों में घूम रही हो। अनन्या बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही, उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा कांप रही थी। महिमा द्वारा बताई गई उस बच्ची की बात अब उसकी सोच का केंद्र बन चुकी थी। वो बच्ची जिसकी आंखें हूबहू उससे मिलती थीं, कोई सामान्य संयोग नहीं था। आर्यन उस समय अपने पर्सनल वॉर रूम में था, जहां दुनिया भर के इंटेलिजेंस डेटा उसकी स्क्रीन पर लोड हो रहे थे। गिलबर्टो की गतिविधियों पर सैटेलाइट ट्रैकिंग, सिद्धार्थ के बयान की डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट और नेहा की फाइलें, सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य जाल का निर्माण हो रहा हो। महिमा विला की लाइब्रेरी में बैठी थी, उसका चेहरा किताबों से ज्यादा उन यादों की ओर झुका हुआ था जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी, लेकिन अब एक एक करके वापस लौट रही थीं। उसने जिस बच्ची को देखा था, उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सवाल थे। वो लड़की जैसे जानती थी कि उसके चारों ओर जो भी लोग थे, वे उसके नहीं थे। शाम होते होते आर्यन ने अनन्या को अपने साथ टेरेस पर बुलाया।
वहां से पूरे शहर की रोशनी एक जादुई दृश्य पेश कर रही थी, लेकिन उनके बीच एक सन्नाटा पसरा था। आर्यन ने चुपचाप अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, हल्की सी मुड़ी हुई, किनारे से जली हुई, लेकिन उसमें जो चेहरा था वो अनन्या से मिलता जुलता था। उसने बताया कि यह तस्वीर उसे बरसों पहले अमेरिका में एक ऑपरेशन के दौरान मिली थी। ये लड़की उस वक्त 5 साल की थी और वहां के एक बायोटेक लैब से छुड़ाई गई थी। कोई नहीं जानता था वो कौन थी, लेकिन उसके डीएनए में कुछ खास पैटर्न्स थे जो अब तक के किसी भी इंसान से मेल नहीं खाते थे। अनन्या की आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन भीतर सब कुछ जैसे जम गया था। क्या वह सच में वही बच्ची थी? क्या उसकी परवरिश, जिसे वह एक सामान्य मध्यवर्गीय कहानी समझती थी, असल में झूठ पर टिकी थी? और अगर ऐसा था, तो उसकी असली पहचान क्या थी? आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि सच्चाई जो भी हो, वो उसके साथ है। लेकिन सच्चाई से भागना अब संभव नहीं है। उसी रात महिमा ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया और उस बच्ची का चेहरा बनवाया। जब स्केच पूरा हुआ, तो सबकी सांसें थम गईं। वह चेहरा बिल्कुल अनन्या के बचपन जैसा था। अब सब कुछ बदल चुका था। आर्यन ने अगले ही दिन अपनी टीम को एक मिशन के लिए रवाना किया, गिलबर्टो के उस पुराने रिसर्च अड्डे की खोज के लिए, जहां शायद वह बच्ची पाली गई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गिलबर्टो अब पहले से ज्यादा चौकन्ना था। उसे जानकारी मिल चुकी थी कि अनन्या उसकी योजना का केंद्र बन चुकी है और अब मल्होत्रा फैमिली उसे रोकने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। गिलबर्टो ने लंदन के एक अंडरग्राउंड लैब में अपने लोगों को बुलाया और एक नई योजना तैयार की। अनन्या को अगवा कर अमेरिका ले जाया जाएगा, जहां उसकी असली पहचान को सामने लाने के लिए एक सार्वजनिक मोहरा बनाया जाएगा। आर्यन को समय रहते गिलबर्टो की योजना की भनक लग गई। उसने अपनी पूरी निजी सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट पर डाल दिया और अनन्या को हर वक्त 3 लेयर प्रोटेक्शन में रखा गया। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा सच अब अनन्या के सामने आने वाला था, उसकी असली माँ। महिमा ने बताया कि उसने उस बच्ची को गिलबर्टो की लैब में एक और औरत के साथ देखा था, जिसकी आंखें वैसी ही थी जैसी अनन्या की। वो औरत कैद में थी, लेकिन उसकी मौजूदगी। महिमा ने बताया कि उसने उस बच्ची को गिलबर्टो की लैब में एक और औरत के साथ देखा था, जिसकी आंखें वैसी ही थी जैसी अनन्या की। वो औरत कैद में थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक खास किस्म का अगरूर था। उसके शरीर पर विदेशी संस्कृति के निशान थे, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। अनन्या ने उस रात पहली बार अपने पुराने बचपन की कुछ अधूरी झलकियां देखीं। एक मध्यम सी लोरी, एक वे उस चार्टर प्लेन की उड़ान के साथ पीछे छूट रही थी, तो उनकी आंखों में डर नहीं था, बस दृढ़ संकल्प था। अनन्या की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, उस सच्चाई की ओर जो उसे खुद से मिला सकती थी या हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी, और आर्यन के दिल में एक ही वादा था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे टूटने नहीं देगा। न्यूयॉर्क के ऊपर बादलों से घिरे आसमान में एक प्राइवेट चार्टर जेट धीरे धीरे उड़ रहा था। उसकी खिड़की के पास बैठी अनन्या की आंखें नीले सागर में कहीं खोई हुई थीं, लेकिन दिल में हलचल थी। उसे इस यात्रा की मंजिल नहीं, बल्कि वो सच्चाई डराती थी जो इस यात्रा के अंत में उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन, जो उसके पास बैठा था, उसके चेहरे को लगातार पढ़ रहा था, जैसे वो हर अनकहे शब्द को समझना चाहता हो। फ्लाइट की हवा शांति दे रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ बेचैन था। जब प्लेन अमेरिका की सीमा में दाखिल हुआ, आर्यन ने अपना पुराना बैग खोला जिसमें एक ब्लैक फोल्डर रखा था। उसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ उसका एक गुप्त समझौता था। ये वही एजेंसी थी जिसने सालों पहले उस रिसर्च लैब को सील किया था, जहां गिलबर्टो ने कई मासूम बच्चों को प्रयोगों के लिए रखा था। और उन्हीं बच्चों में एक शायद अनन्या भी थी। रात का समय था जब उनकी फ्लाइट लॉस एंजेलिस के एक सीक्रेट एयरबेस पर उतरी। रनवे के किनारे अंधेरे में छुपी गाड़ियां पहले से मौजूद थीं। कुछ ही मिनटों में आर्यन, अनन्या और महिमा को बुलेट प्रूफ कार में बैठा दिया गया। इस मिशन में अब आर्यन अकेले नहीं था,
अमेरिका का सबसे ताकतवर सुरक्षा प्रमुख एलियट ब्रुक्स खुद उसके साथ था। एलियट और आर्यन की दोस्ती बहुत पुरानी थी, जो एक साझा मिशन में शुरू हुई थी और अब फिर उसी पुराने दुश्मन के खिलाफ। कार के भीतर एक साइलेंट टैबलेट खोली गई जिस पर उस सील की गई लैब की फोटोज और पिछले बचे रिकॉर्ड थे। अनन्या की आंखें उस एक तस्वीर पर ठहर गईं, एक 5 साल की लड़की, जिसका चेहरा वही था जो उसे रोज आईने में दिखता था, लेकिन उस बच्ची की आंखों में वो मासूमियत नहीं, वो खौफ था जिसे किसी ने उसकी रूह में जबरदस्ती भरा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसकी हथेली पकड़ी और बहुत धीरे से कहा कि अब उसे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। जो होना है वह अब उसके साथ ही होगा, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों न हो। अगले दिन सुबह उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां वो लैब हुआ करती थी, कैलिफोर्निया की एक पहाड़ी में बसा हुआ वो गुप्त ठिकाना जो अब एक बंजर इमारत बन चुका था। लोहे के गेट पर ताले लगे थे, लेकिन अंदर अब भी कई सवाल सोए हुए थे। सुरक्षा टीम ने जब दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा चली और अंधेरे में छुपी फाइलें, कैप्सूल रूम्स और रिकॉर्डिंग्स सामने आने लगीं। अनन्या के कदम ठिठक गए जब उसे उस कॉरिडोर की दीवार पर पेंसिल से खींची गई कुछ लाइनों पर ध्यान गया। वहां लिखा था, माँ, मुझे ले चलो। उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी ये किसी मासूम ने लिखा था, लेकिन दिल कह रहा था कि शायद ये उसी ने लिखा था। महिमा ने जब पास आकर देखा तो एक कोने में लगी लोहे की प्लेट पर एक नाम खुदा हुआ था, AR। कई घंटे तक तलाशी चलती रही। एक पुरानी लॉकर खुली जिसमें साल 2005 की एक फुटेज मिली। वीडियो में एक औरत थी, बेहद खूबसूरत लेकिन थकी हुई। उसके चेहरे पर विदेशी लहजा था, लेकिन उसके गले में वही मंगलसूत्र था जिसकी चर्चा महिमा ने की थी। और जब कैमरे ने जूम किया तो पीछे एक आदमी खड़ा था, नकाब में। उसकी आंखें ठीक वैसी थीं जैसी आर्यन की थीं। अनन्या की सांस रुक गई, उसकी गर्दन सुन्न हो गई। वो पीछे हट गई और एक दीवार का सहारा लिया। अब वो केवल सवालों में नहीं थी, अब वो अपनी सच्चाई के दरवाजे पर खड़ी थी। आर्यन को याद आया कि बचपन में उसकी माँ कई बार किसी कीरा नाम की औरत का जिक्र करती थी, वो औरत जो एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन में शामिल थी, लेकिन अचानक गायब हो गई थी। क्या कीरा वही औरत थी? और क्या अनन्या उसी कीरा की बेटी थी? उन सभी रिकॉर्ड्स के बीच एक DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली जिसमें उस बच्ची और कीरा के मैचिंग सैंपल दर्ज थे। वही बच्ची जो अब अनन्या थी। शाम को होटल में वापस आने के बाद आर्यन अनन्या को कमरे में ले गया और बहुत शांत स्वर में कहा कि अब उसे सच्चाई बतानी होगी। कीरा, जो एक खुफिया एजेंट थी, आर्यन के पिता की दूसरी पत्नी थी। आर्यन और अनन्या, वे सौतेले भाई बहन नहीं, बल्कि खून से बंधे हुए थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अनन्या को अमेरिका की उस सरकार ने गोद दिया था जो गिलबर्टो की लैब से बच्चों को निकालकर आम जिंदगी में डालती थी, पर उन्हें कभी बताया नहीं गया कि वे कौन हैं। अनन्या अब कुछ भी नहीं बोल सकी। वो बस खड़ी रही, उस आदमी को देखती रही जिसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पति, प्रेमी और अपना रक्षक माना था। अब उसकी दुनिया हिल चुकी थी। रात के तीसरे पहर गिलबर्टो के लोगों ने अटैक किया। होटल के टॉप फ्लोर पर आर्यन और अनन्या के कमरे को बम से उड़ाने की योजना थी, लेकिन आर्यन की अलर्ट टीम ने पहले ही हमलावरों को पहचान लिया। गोलियां चली, विस्फोट हुआ, आग लगी, लेकिन आर्यन और अनन्या सुरक्षित बच निकले। जब सब कुछ शांत हुआ तो कमरे की खिड़की से नीचे गिरते धुएं को देखती हुई अनन्या ने सिर्फ एक बात कही, अब ये लड़ाई मेरे खून की भी है। अमेरिका की मीडिया में इस घटना को एक गुप्त आतंकी हमला बताया गया, लेकिन असली जंग अभी शुरू हुई थी। अब अनन्या को सिर्फ अपने परिवार के नाम की रक्षा नहीं करनी थी, उसे अपनी असली माँ, अपने इतिहास और अपने अंदर की आग को पहचान कर गिलबर्टो का अंत करना था। अगले दिन आर्यन और अनन्या ने FBI के हेडक्वार्टर में एक गुप्त मीटिंग बुलाई। वहीं पहली बार कीरा सामने आई, जिंदा। वो औरत जिसकी मौत समझी जा रही थी,
दरअसल सालों तक अंडरकवर मिशन में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने अनन्या को पहली बार देखा। दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़ी रहीं और फिर गले लग गईं। इस गले में सालों की दूरी, आंसू और टूटे विश्वास सिमट गए। अनन्या अब पूरी हो चुकी थी और वह अब आर्यन के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया को खत्म करने के लिए तैयार थी। लॉस एंजेलिस की उस सुबह में, जब सूरज बादलों के पीछे छुपा था, अनन्या की जिंदगी पहली बार एक नए रंग में रंग रही थी। उसकी मां किएरा सामने थी, वर्षों बाद, जिंदा, सांस लेती हुई और उसकी ही आंखों से उसे देखती हुई। किएरा के चेहरे पर वो सख्ती अब भी थी जो एक खुफिया एजेंट की पहचान होती है, लेकिन जब उसने अनन्या को गले से लगाया तो उसकी उंगलियां कांप रही।